हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं फ्रिक्शन को। तो लास्ट लेक्चर में मैं फ्रिक्शन के बारे में बता रहा था आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैंने एक जो क्वेश्चन है वो आपको करवा भी दिया था। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन। ठीक, तो शुरू करते हैं जरा। तो देखो क्या है क्वेश्चन बेटा, मान लो यहाँ पे ये एक ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक आ गया रेस्ट में आ गया। ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट में है और इस ब्लॉक का मास है 10 kg। ठीक है, और यहाँ फ्रिक्शन है और वो जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है म्यू एस वो दिया है 0.5 और जो म्यू के दिया है वो दिया है आपको 0.3। ठीक है बेटा, अब जो है ये ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ मैं और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया मैंने F = 51 न्यूटन। अब आपसे क्या पूछा गया है, म्यू एस का मतलब आप सबको पता है बेटा, क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। म्यू के का सबको मतलब पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट, शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पे था। अब मैंने क्या किया, इफ इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में आ गया, इफ 51 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन ब्लॉक देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है कब बच्चे, जब इस पे मैंने कितना फोर्स लगा दिया 51 न्यूटन का। ठीक है, तो 51 न्यूटन का फोर्स लगाने पे क्या होगा, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा ये आपको पता करके बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो जरा बच्चों और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करिए जल्दी से। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, 2 मिनट में सोल्व होने लायक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सोल्व करिए जरा, वीडियो पॉज कर लो और 2 मिनट में ट्राई करो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्या है, देखो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 10 kg है बच्चों। इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है 51 न्यूटन का। ठीक है, इसका mg नीचे लगेगा, m इंटू जी देखूंगा तो 10 kg का 10 इंटू 10 100 न्यूटन आ गया। ऊपर एक फोर्स लगेगा, उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 बोल दिया। इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब ये फ्रिक्शन को मैं F लिख रहा हूँ, काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, पता लगाते हैं जरा। अगर यहाँ लिखा होता है बेटा एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन, वो क्या लिखूंगा, म्यू के इंटू नॉर्मल N1। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.3 इंटू N1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, N1 का वैल्यू 100। तो ये कितना आ गया बेटा 30 न्यूटन का फोर्स आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ब्लॉक मूव कर रहा होगा। इनिशियली तो ब्लॉक रेस्ट में है, तो ब्लॉक क्या है, ब्लॉक मूव करने लगेगा या नहीं वो डिपेंड करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन पे। अब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में मैंने कल बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, बस उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो Fs मैक्स होता है जो म्यू एस इंटू नॉर्मल N1। तो म्यू एस कितना दिया है 0.5 इंटू नॉर्मल का वैल्यू 100 मीन्स ये 50 न्यूटन लग सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 50 न्यूटन से ज्यादा नहीं लग सकता स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ ये ब्लॉक पे मैंने कितना फोर्स लगाया बेटा, इधर 51 लगाया गया। अगर इधर 51 लगा दिया दैट मीन्स ये ब्लॉक जो है चलने लगेगा, क्योंकि ब्लॉक पे जो है 51 न्यूटन का फोर्स लगा है। 51 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे इधर लगा है। यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है 50। अगर सपोज यहाँ 40 न्यूटन का फोर्स लगा था ना तो ये ब्लॉक नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक को मुझे चलाने के लिए कितना फोर्स चाहिए 50 न्यूटन से ज्यादा। ठीक है बेटा, तो ये ब्लॉक चलने लगेगा अभी। ठीक है, इन दोनों से मैंने ये कंक्लूजन निकाला यहाँ से कि जो 51 न्यूटन है, 51 न्यूटन इज ग्रेटर देन Fs मैक्स। दैट मीन्स मुझे क्या पता लगा यहाँ से, ब्लॉक मूव करेगा, ब्लॉक मूव करने वाला है। अगर ब्लॉक मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन ये बताएगा आपको कि क्या ये ब्लॉक चलने वाला है या नहीं है। क्लियर है? तो अभी यहाँ चेक करते हैं, अभी ब्लॉक मूव करने वाला है, तो ब्लॉक मूव करने वाला है तो ये जो ब्लॉक पे इधर फ्रिक्शन आएगा ये फ्रिक्शन लगने वाला होगा बेटा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो कितना लगेगा 30 न्यूटन।
ये वाला फोर्स कितना है इधर 51 न्यूटन, ब्लॉक कितना है 10 kg का। अब मैं F बराबर एम ए लगा दिया ब्लॉक पे, F बराबर एम ए, तो 51 माइनस 30, 51 माइनस 51 का फोर्स इधर है, 30 का इधर है, इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो 51 माइनस 30 कितना हो गया बच्चे 21 इक्वल टू 10 ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास कितना 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोल्व कर लेना, मैंने छोटा छोटा लिखा है, जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा से, ठीक है। मैंने F बराबर एम ए लगा दिया, 51 माइनस 30 इक्वल टू 10 है, 51 माइनस 30 करूंगा 21 अपॉन 10 करूंगा तो 2.1 इसका आंसर है, ठीक है। आप लोग चेक करिएगा जरा आप लोगों का आंसर क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अपना ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो गया 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ब्लॉक रेस्ट में शुरुआत में, अगर ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट में है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो ब्लॉक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं देखो मैं, अब ये जो 51 न्यूटन है ना बेटा, ये ब्लॉक रेस्ट में था, इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट। इफ यहाँ 51 न्यूटन की जगह चेंज कर देता है, यहाँ अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन द ब्लॉक, मींस यहाँ 40 न्यूटन कर दूंगा, तो फिर आंसर पे क्या इफेक्ट आता है ये आपको सोल्व करके देखना है जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व करो जरा, मैं तो बोलूंगा बेटा पूरा क्वेश्चन वापस से लिख लो आप लोग, ठीक है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिख लेना है। सरफेस बना लो 10 kg रेस्ट 0.5 0.3 ये रेस्ट है, इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट। If 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई ऑन ब्लॉक देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अगर इसमें मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन का, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। चलो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ये ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट में है, ब्लॉक शुरुआत में रेस्ट में है, मतलब यहाँ रुका हुआ होगा, ठीक है। 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो क्या ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा ये आपको पता करके बताना है। चलो ट्राई किया होगा आप लोगों ने, मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ मैंने 40 न्यूटन कर दिया बेटा, बाकी इसका mg वही रहेगा, नॉर्मल वही रहेगा, फ्रिक्शन वही रहेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन वही रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी, बट यहाँ से कहानी चेंज हो जाएगी। इसके बाद मैं वही आपको अलग से सॉल्यूशन लिखना है बेटा, आपको तो सीखना है ना, मुझे तो बस बताना था आपको। अब यहाँ से क्या आया बेटा, ये जो 40 न्यूटन है, ये जो 40 न्यूटन है बेटा, ये लेस देन है क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन से, इसका मतलब ब्लॉक डज नॉट मूव। ये ब्लॉक मूव तो नहीं करने वाला, ब्लॉक डज नॉट, ठीक है, ब्लॉक नहीं मूव करेगा। अगर ब्लॉक नहीं मूव करेगा तो ये रेस्ट में रहेगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन तो 0 आ गया। एक्सेलरेशन ही तो पूछा है। अगर आपसे फ्रिक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा बेटा, इधर 40 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा स्टैटिक, और कितना 40 न्यूटन। अगर इस ब्लॉक को चलाना है मुझे, देखो इस पे फोर्स बैलेंस है क्या, इधर 40 इधर 40, तो ब्लॉक रेस्ट होगा। अगर मुझे ब्लॉक को चलाना है, अगर इस ब्लॉक को मूव कराना है तो 50 न्यूटन से ज्यादा का फोर्स चाहिए। 50 न्यूटन से जैसे ही फोर्स ज्यादा होगा ये ब्लॉक चलने लगेगा। ये ब्लॉक कब चलने लगेगा, 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स होगा तो 50 न्यूटन से ज्यादा होगा तो चलने लगेगा, और जैसे ही चलने लगेगा तो फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा बेटा, काइनेटिक। अभी कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है, क्योंकि ब्लॉक चल नहीं रहा है, ब्लॉक रेस्ट में है, बट इसकी चलने की टेंडेंसी है, ये ब्लॉक की टेंडेंसी है राइट डायरेक्शन में मूव करने की, बट मूव नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। लिख लो पूरी कहानी यहां तक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखो, यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो कर जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट। चलो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, क्या है। हाँ, ये ब्लॉक है बेटा हमें, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक आ गया, ब्लॉक का मास 5 kg मान लिया,
यहाँ म्यू दिया है 0.3 और इधर में फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन। शुरुआत में रेस्ट में था, ये रेस्ट में है, इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट। ठीक है, शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट में। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक if we apply 20 Newton force on block। चलो ट्राई करो बेटा, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अब किसी बच्चे को ये लग रहा होगा सर ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कौन सा वाला है, कुछ नहीं बोला गया इसमें, तो ना तो एस लिखा है म्यू एस ना म्यू के लिखा है, तो कौन सा वाला। तो बेटा मैंने आपको बोला था अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि ये कौन सा वाला म्यू है तो अपन क्या मान लेंगे, दोनों बराबर होंगे और दोनों का वैल्यू यही होगा। ठीक है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो अपन क्या मान लेंगे, दोनों का वैल्यू सेम सेम है, मींस म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू 0.3 है। ठीक है, ऐसा मैंने आपको लिखवाया था। तो चलो आंसर निकालो बेटा, आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा इस ऐसी सिचुएशन में जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो क्या आने वाला। चलो सॉल्व कर लेंगे। तो वही कहानी वापस से करनी है आपको बेटा। सबसे पहले तो जो म्यू है ये म्यू एस, म्यू नॉट स्पेसिफाई, दैट मीन्स आप क्या मान लोगे, इसका मतलब म्यू एस बराबर म्यू के बराबर म्यू एस और म्यू के का वैल्यू बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर, और वो कितना है 0.3, ये दोनों बराबर बराबर हैं। अब ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये ब्लॉक आ गया अपने पास कितना 5 kg का आ गया बेटा, 5 kg का m इंटू जी नीचे लिखूंगा तो 50 न्यूटन हो गया, नॉर्मल N1 ऊपर मान लिया, इधर वाला फोर्स 20 न्यूटन आ गया, यहाँ फ्रिक्शन इधर लगेगा। अब ये फ्रिक्शन काइनेटिक होगा स्टैटिक होगा मुझे नहीं पता, वो डिपेंड करेंगे ब्लॉक चल रहा है या रेस्ट में। इनिशियली तो रेस्ट में था बट फोर्स लगाने के बाद तो चलने लगेगा ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिखोगे बेटा, म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के कितना दिया है वहाँ से 0.3, नॉर्मल का वैल्यू 50, ये तो 15 न्यूटन आ गया। बट ये वाला फ्रिक्शन तब लगेगा जब ब्लॉक चल रहा होगा। अभी अपने को ब्लॉक चल रहा है नहीं चल रहा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से पता लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। अब म्यू एस का वैल्यू भी 0.3 है ना बेटा, तो ये ब्लॉक तो चल रहा होगा क्या, ये ब्लॉक चल रहा है, क्यों, क्योंकि इस पे जो है ये फोर्स है 20 न्यूटन। 20 न्यूटन जो है ये ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। दैट मीन्स आप क्या बोल रहे होगे, ब्लॉक मूव कर रहा होगा क्या। अगर ये ब्लॉक मूव करने वाला है, अगर ब्लॉक मूव करेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा देखो, 5 kg 20 न्यूटन, यहाँ इधर लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 15 न्यूटन। तो आप क्या लिख दोगे बेटा, F बराबर m है तो 20 माइनस 50 5 है, 20 माइनस 15 5 अपॉन 5, ये इस टाइप का एक्सेलरेशन। अगर यही सेम क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे ये फोर्स लगा होता 10 न्यूटन का, ये फोर्स कितना होता 10 न्यूटन। अगर ये 10 न्यूटन होता तो ये 15 है, 15 है, तो ये अगर 10 हुआ होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम होता, ब्लॉक डज नॉट मूव, एक्सेलरेशन 0 एंड स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता। इधर 10 होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन इधर 10, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, आप वीडियो पॉज करके ये कहानी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा। यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों ने लिख ली हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा, देखो क्या है क्वेश्चन में लिख देता हूँ पहले बोर्ड पे, आप लोग वीडियो पॉज करके पूरी कहानी लिख लेना, कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लेना आप लोग। क्या है क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट, इनिशियली ब्लॉक एट
रेस्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पता करना, ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर डायग्राम किस टाइप से। ये ग्राउंड बना लिया बेटा, ये 10 kg का ब्लॉक आ गया। ध्यान से सोल्व करना है क्वेश्चन। यहाँ म्यू का वैल्यू 0.5 है, अब ये म्यू है ओनली, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और ये जो फोर्स है 40 न्यूटन का फोर्स है बेटा, और ये जो फोर्स लग रहा है ना ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे लग रहा है, 37 डिग्री पे। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो ट्राई करो जरा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, तो ट्राई करो जल्दी से। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? इनिशियली ब्लॉक रेस्ट में था, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे हर एक क्वेश्चन में क्या हो रहा था बेटा, ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है, तो आप वीडियो पॉज करो, 5 मिनट का टाइम ले सकते हो, अपना दिमाग लगाओ क्या करना होगा। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, जिन बच्चों ने सोल्व कर लिया है वो तो बहुत बढ़िया है, वो आंसर मैच कराना अपना। बट जिन जिन बच्चों ने सोल्व नहीं किया और चाहते हैं कि सर हम सोल्व करना चाह रहे हैं इसको, पर हमें थोड़ा सा हिंट दो, तो वो मैं हिंट देता हूँ। देखो ये 40 इधर है ना बेटा, ये 40 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक इधर वर्टिकल, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वो हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स तो इसको आगे बढ़ाना चाहेगा, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स तो इसको आगे मूव कराना चाहेगा, और फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा। ठीक है, तो इधर हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स देखो आपकी फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है। अब एक चीज सुनना, फ्रिक्शन क्या लिखते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल। सबसे पहले तो म्यू के बारे में कुछ नहीं बताया, म्यू के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब दोनों म्यू इक्वल इक्वल रहे होंगे। ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब सर यहाँ नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आगे बढ़ने वाला है। तो चलो मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चों ने तो नॉर्मल की कैलकुलेशन गलत कर दी है, तो देखो मैं यहाँ थोड़ा क्वेश्चन लेंथी होगा इसलिए मैं इधर का स्पेस भी यूज में लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ फ्लिप, ये जो म्यू एस म्यू के बराबर बराबर होंगे, कुछ नहीं गिवन है, और ये दोनों 0.5 होंगे। अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा। ये जो 10 kg है, 10 kg पे है, ये जो है ना इस डायरेक्शन में फोर्स, एक काम करते हैं म्यू एस म्यू के को हटा देते हैं, इतना तो सब समझ गए होंगे है ना, मैं बार बार कहे नहीं। ये जो एफ है, ये एफ कितना आ रहा है बेटा, 40 न्यूटन। अब ये जो 40 न्यूटन का फोर्स आया है, इस 40 न्यूटन के फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, 40 न्यूटन का जो फोर्स है ना बच्चे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया एफ कोस 37, ये हो गया एफ साइन 37, ये वाला हो गया एफ साइन 37। ठीक है, इसका mg खुद नीचे आ रहा होगा 100 न्यूटन का, नॉर्मल ऊपर n1, और इधर फ्रिक्शन आएगा जैसा कि हर बार बनाते हैं, बट फ्रिक्शन कौन सा होगा अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। ठीक है, ये 40 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, F1 cos 37 का वैल्यू, F1 का वैल्यू तो 40 हो गया बेटा, 40 cos 37 का वैल्यू 4/5, तो 5 से कैंसिल आउट हो गया, ये 8 एंड ये आ गया 32 न्यूटन। ऐसे यहाँ पे 40 इंटू 3/5, तो ये हो गया 8 इंटू 24 न्यूटन। ठीक है, अब आपको पता है ये वर्टिकल में तो कहीं जाने वाला नहीं है, इसका मतलब N1 प्लस 24 इक्वल टू 100, तो N1 का वैल्यू कितना आ गया, 100 माइनस 24, तो N1 का वैल्यू आ गया 96 न्यूटन। बहुत सारे बच्चों ने तो नॉर्मल ही गलत लिख दिया, बहुत सारे बच्चों ने नॉर्मल 100 लिख लिया होगा, ये 24 को तो नॉर्मल में काउंट ही नहीं किया होगा। बेटा नॉर्मल में काउंट होगा ना, वर्टिकल में आपने इक्वेशन लिखी है, एफबीडी बनाना मैंने सिखाया आपको, तो वर्टिकल में इक्वेशन लिख दिया तो ये आ गया। अब इसके बाद एफ के क्या लिखते हैं बेटा, एफ के लिखते हैं म्यू के इंटू नॉर्मल, तो यहाँ से देखोगे तो म्यू के कितना दिया है, कुछ नहीं बोला गया है, दैट मीन्स म्यू के कितना होगा 0.5 इंटू 96, तो 0.5 इंटू 96 लिखूंगा मैं, तो इसको क्या लिख लें बेटा, ये 1/2 है क्या, तो 1/2 करूँ यहाँ से कितना आ रहा है 48 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल, नॉर्मल को n1 नाम दे दिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो भी 0.5 इंटू 96, ये भी कितना हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू
इंटू 96, तो ये आ गया 48 न्यूटन। अब यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है बेटा, ये है ना, ये 32 न्यूटन, जो इसको चलाना चाह रहा है वो इधर लाना चाह रहा है, वो कितना है 32 न्यूटन। बट स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ब्लॉक डज नॉट मूव। अगर ब्लॉक मूव नहीं करने वाला है, ब्लॉक डज नॉट मूव, अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना आ गया उसका, 0। ये तो एक्सेलरेशन का आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन मुझे पता लग गया, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये जो 10 kg है ना, इस पे इधर फोर्स, ये वाला फोर्स कितना आ रहा है 32 न्यूटन। दैट मीन्स इस पे जो फ्रिक्शन आ रहा होगा इधर, कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन, और कितना 32 न्यूटन का। बट मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में नहीं पूछा आपसे, या फिर फ्रिक्शन के बारे में नहीं पूछा। यही सेम क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे कौन सा आएगा, स्टैटिक। काइनेटिक तब आता है जब ये ब्लॉक स्लाइड करता है, पर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पे जो इस डायरेक्शन का फोर्स है उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन का वैल्यू है। ठीक है, मींस जो है वो फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को आंसर, अपना ये जो आंसर है वो क्या आ गया अपना बेटा, 0। ओह, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, क्या गड़बड़ कर दिया, देखो क्या है गड़बड़। यहाँ आएगा बेटा 100 माइनस ये 76 आएगा, और ये भी आएगा अपना 76, और 76 इंटू 5 करूँगा तो ये आएगा 38। ऐसे यहाँ भी आएगा 76, यहाँ भी आएगा 38, तो फिर भी कम आ रहा है। ये 32 है, ये 38 है, देन फिर भी कम है, देन एक्सेलरेशन 0 है 32। ठीक है ना, तो नॉर्मल का वैल्यू गड़बड़ निकाल लिया था अपन ने। 100 माइनस 24 जो होगा ना वो 76 आएगा, मैंने 96 ले लिया गलती से। ठीक है ना, फिर भी आंसर तो ये आएगा, ब्लॉक नहीं चलने वाला आगे। ठीक है, तो नोट कर लो जरा आप लोग, कॉपी पेस्ट कर लीजिए बच्चे लोग, यहाँ तक की कहानी कॉपी पेस्ट कर लो। चलो और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, चलो। हाँ, एक सेकेंड, चलो क्वेश्चन चेंज कर दें, हम नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हो गया, वीडियो पॉज करके कहानी तो लिख लेना आप लोग, वो चेंज कर लेना 96 को 76। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वैसे। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा वैरायटी चेंज करते हैं, न्यूटन्स लॉ को भी इन्वॉल्व करते हैं अच्छे से, और क्वेश्चन की वैरायटी अच्छी बना देते हैं थोड़ा। देखो क्या क्वेश्चन लिखते हैं जरा। हाँ, फाइंड मिनिमम म्यू so that the blocks remains stationary। डायग्राम बना देता हूँ। यह एक ब्लॉक है बच्चे, और ये ब्लॉक है 50 kg, और यह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, और यहाँ भी एक ब्लॉक है नीचे इधर, और ये वाला जो ब्लॉक है 100 kg का है, 100 kg। ठीक है, तो कहाँ नहीं गया है, देखो बच्चे समझते हैं जरा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ एक पुली लगा दी गई है, पुली। ठीक है, और ये पुली से एक ब्लॉक कनेक्टेड है वर्टिकली रस्सी से। ये 100 kg का ब्लॉक है, ये 50 kg का ब्लॉक है, और यहाँ म्यू का वैल्यू दिया है। अब ये 100 kg का ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है। अगर 100 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा तो 50 kg के 50 kg के ब्लॉक को इधर आना पड़ेगा। बट क्वेश्चन में बोला ये स्टेशनरी है,
फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। ये म्यू का वैल्यू कम से कम रखें और फिर भी ये सिस्टम स्टेशनरी हो जाए। स्टेशनरी मींस रेस्ट में रहे आराम से हमेशा के लिए, तो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या कर दें? तो दैट मींस सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 है। सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो बच्चे? 0। क्लियर है? सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0। तो ये ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, रस्सी में टेंशन पता करो, साथ में ब्लॉक भी रेस्ट में होना चाहिए, या फ्रिक्शन लगना चाहिए। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, कौन सा फ्रिक्शन बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो चलो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो। वीडियो पॉज करके बच्चा क्वेश्चन सोल्व करो जरा। तो देखो सोल्व करते हैं जरा, क्या है कहानी। चलो ठीक है, सोल्व करते हैं जरा कि वीडियो पोस्ट कर लिया आप लोगों ने। सोल्व तो क्या ही किया होगा तुम लोगों ने। ओ सर हम थोड़ी कोई सोल्व करते हैं, आप हो तो सोल्व करने के लिए, हम थोड़ी सोल्व करते। सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यहाँ एक ब्लॉक है 50 kg का जो थोड़ा बड़ा बन गया है पर कुछ नहीं। यहाँ एक ब्लॉक है 100 kg का। ये स्टेप नंबर 1। देखो अब पूरी आगे की पूरी फिजिक्स एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम हर बार फ्री बॉडी डायग्राम आएगा। ठीक है, तो इस पे नीचे फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 1000 न्यूटन का इसका mg हो गया। ऊपर टेंशन मान ली। अब ये ब्लॉक ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ब्लॉक स्टेशनरी है। अगर ये ब्लॉक बच्चे रेस्ट में है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब ये जो टेंशन है वो 1000 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए। ये बात समझ आती है क्या? ये बात समझना बहुत जरूरी है अगर क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है तो, कि ये ब्लॉक की टेंशन 1000 न्यूटन के बराबर होनी चाहिए। मतलब इस ब्लॉक पे ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों फोर्स बैलेंस होंगे तो ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है बच्चे? 1000 न्यूटन। अब यहाँ भी इसका मतलब भी क्या है? ये वाली टेंशन भी 1000 न्यूटन होगी, ये वाली टेंशन भी 1000 न्यूटन है क्या बच्चे? अगर ये टेंशन 1000 न्यूटन है और इसका mg तो नीचे लग रहा होगा 500 न्यूटन, और ये जो नॉर्मल n1 ऊपर लग रहा होगा उस n1 का वैल्यू 500 न्यूटन है क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है। अब इधर जो फ्रिक्शन आएगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए। ये फ्रिक्शन कौन सा हो बच्चे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0 है क्या? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0 है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू 1000 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। ये स्टैटिक फ्रिक्शन पता है आपको μs इंटू नॉर्मल n1 होता है। ये मैक्सिमम कितना लग सकता है? μs इंटू नॉर्मल ना, तो 1000 तो μs, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम n1 था। n1 कितना आ गया? 500 1000, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है 2 आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है म्यू, और अजय इसने केवल म्यू लिखा है ना, तो आप भी यहाँ केवल म्यू लिख के आंसर लिख सकते हो 2। वैसे वो आता कौन सा है? स्टैटिक वाला, बट आपको कुछ नहीं बोला तो अपन म्यू पूछा है तो म्यू निकाल लेंगे अपने को क्या। ठीक है बेटा, तो ये इस टाइप से म्यू का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, म्यू का अपने पास वैल्यू 2 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है म्यू का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा, बट म्यू का वैल्यू जनरली जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें 1 से छोटा दिया होता है, इसमें 2 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा उससे। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपना आंसर आ गया बेटा। वापस रिपीट करता हूँ, देखो क्या बेटा कि म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना कर दूँ? म्यू का मिनिमम वैल्यू पता करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए, और ये फ्रिक्शन जो है वो इसके 1000 न्यूटन के बराबर आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल होता है, ये आपको पता ही होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम या मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दें। ठीक है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? तो कहानी नोट कर लो जरा यहाँ तक की। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो 1000 न्यूटन के बराबर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से म्यू आ गया आपके पास मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, इससे ज्यादा करोगे ना म्यू का वैल्यू तो भी ब्लॉक तो रुका ही रहेगा। ठीक है ना, इससे कम नहीं कर सकते। बस म्यू का वैल्यू अगर 2 से कम करूंगा ना मैं, जैसे म्यू का वैल्यू 2 से कम होगा तो क्या होगा? ये ब्लॉक चलने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है आपसे म्यू का मिनिमम वैल्यू,
वैसे जनरलाइज आंसर क्या होगा इसका, म्यू की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, बट सारी की सारी वैल्यू 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2, ठीक है, म्यू का मिनिमम वैल्यू 2, बाकी सब म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 से ज़्यादा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 2 से कम होते ही क्या होगा, यहाँ की रफनेस कम हो जाएगी, स्मूथनेस बढ़ जाएगी, मतलब ये ब्लॉक इधर चल जाएगा, ठीक है। तो कहानी नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं इस टाइप से। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको तो मैं रब करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा क्या है। देखो क्या अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है बच्चे, यहाँ पे ट्राइंगुलर शेप का ये ऐसा बना लिया, ये फिक्स है, ठीक है, ये ग्राउंड पर रखा है इस टाइप से, यह एक पुली लगा दी और यहाँ एक ब्लॉक आ गया, यहाँ भी ब्लॉक आ गया, ठीक है। अब जो है एक काम करते हैं, इससे पहले दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वरना ये कॉन्सेप्ट ना आपको लग जाओगे थोड़ा सा। इस टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं अभी आगे, पहले इससे पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो पहले एक टर्म आती है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और उसको डिनोट करते हैं अपन थीटा से, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देखो ये ब्लॉक है मान लो, और ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ब्लॉक का मास m मान। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा एंगल होता है समझाता हूँ। ये 10 m मास है बेटा, इस पे mg तो नीचे लग रहा होगा क्या, नॉर्मल n ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन f इधर जाएगा क्या। अब मैंने आपको ये तो बताया था कि कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पे इन दोनों नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, इधर तो फ्रिक्शन आ रहा है, अब ये ब्लॉक चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट में होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो ये एफ आ गया, साथ में इसमें नॉर्मल ऊपर आ गई, ये नॉर्मल ऊपर आ गया, तो ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स को आर वेक्टर से ऐसे बताते हैं अपन आर। और मैं चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया हूँ कि आर वेक्टर जो होता है नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन। आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो रूट ओवर एन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर होता है। अब ये काइनेटिक स्टैटिक कोई सा भी फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है ना। अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता तो स्टैटिक, और ब्लॉक मूव कर रहा है तो काइनेटिक, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक एंगल होता है यहाँ पे बेटा, ये वाला एंगल वर्टिकल से, ये एंगल सपोज थीटा है, तो आर कोस थीटा, आर कोस थीटा तो नॉर्मल हो गया, और आर साइन थीटा क्या हो जाएगा फ्रिक्शन। देखो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, कॉस एंड साइन। एक तो कॉन्टैक्ट सरफेस का लो जो तो फ्रिक्शन हो जाता है, एक कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल हो जाता है, ऐसा मैं बता चुका आपको। तो यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एन, ठीक है। आर से आर गायब हो गया तो यहाँ आ गया टेन थीटा, आर से आर गायब करते ही यहाँ क्या बचेगा, मैं पूरी तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आर से आर बदलते ही यहाँ क्या आ गया साइन थीटा, और यहाँ कोस थीटा आ गया। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ क्या लिख दूंगा, म्यू के इंटू नॉर्मल अपॉन एन, एन से एन गायब हो गया तो ये क्या आ गया अपने पास टेन थीटा बराबर म्यू के, ठीक है। या एक काम करते हैं, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता तो म्यू इंटू नॉर्मल लिख देता हूँ ताकि दोनों ही कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो म्यू ये टेन थीटा बराबर क्या आ गया अपने पास म्यू आ गया, ठीक है। या फ्रिक्शन को म्यू इंटू नॉर्मल लिखा जा सकता है ना, कुछ नहीं बोला जाता है तो अपन क्या मान लेते हैं, म्यू के और म्यू दोनों बराबर बराबर होंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ इस सरफेस का केवल म्यू दिया गया है, म्यू दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, म्यू के और म्यू दोनों बराबर बराबर होंगे। जनरली याद है क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों म्यू बराबर ही बराबर होते हैं, तो मैंने भी यहाँ भी मान लिया बराबर, ठीक है। अगर ये दोनों म्यू बराबर नहीं होते तो यहाँ पे अगर यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता तो वो तो सेल्फ एडजस्टेबल होता ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगता है। तो अपन ने यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक मान लिया और काइनेटिक के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लिया, टेन थीटा बराबर म्यू। तो कभी भी आपसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा बेटा,
अगर ये सरफेस का म्यू दे दिया जाए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो क्या? तो यहाँ तक की कहानी लिख लो आप लोग जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी। यहाँ तक की कहानी लिख ली? चलो ठीक, यहाँ तक की कहानी अगर आप लोगों ने लिख ली हो तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ इस पे, एकदम हलवा क्वेश्चन, ठीक है? देखो क्या, एक सरफेस दी गई है, ये सरफेस दी है और ये ब्लॉक ए इधर भाग रहा है कुछ 3 मीटर पर सेकंड से। यहाँ म्यू का वैल्यू दे दिया आपसे 1/√3, म्यू का वैल्यू दे दिया 1/। फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, आपसे ऐसा बोल दिया जाए फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं होता तो भाई क्या करें फिर? तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा ये आपको पता करके बताना है। बताओ जल्दी से क्या होगा? अभी अभी मैंने लिखा है म्यू इक्वल टू tan थीटा और बोला आपको याद भी रखना है। ये 1/√3 है क्या? तो tan थीटा आ गया। इसको क्या लिखा जा सकता है? tan 30 डिग्री। इसको tan 30 लिख दूं, tan थीटा, tan ने tan को गायब किया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आंसर आ गया। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछेगा, इतना आसान क्वेश्चन आपसे होने भी चाहिए, ठीक है? तो ये तो आपने कहानी किसकी बच्चे? ये कहानी थी अपने पास किसकी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ऐसे ही सेम पैटर्न पे एक और एंगल होता है, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर अगला एंगल आपको समझाऊंगा। तो पहले तो वीडियो पॉज करो और ये लिख लो जल्दी से। छोटा सा सॉल्यूशन है, आप लोगों ने खुद ने सोल्व कर लिया होगा। ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, ये बस मैंने ऐसे ही दिया था आपको कि आपको बस पता रहे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट एक और आता है एंगल ऑफ रिपोज। क्या है बच्चे? एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है उसको भी समझा देता हूं। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना है बेटा। कहाँ गया? चलो इस समझते हैं जरा। तो हेडिंग लिख रहा हूं, एक तो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिखा था अपन ने, अब लिख रहा हूं एंगल ऑफ रिपोज। तो देखो ये क्या है, बहुत ध्यान से समझना है। एक सेकंड में आपको कुछ बताना चाहता हूँ जरा। दिख रहा है ये, पर सही से नहीं दिख रहा यार। यहाँ एक्सपेरिमेंट अपना शायद नहीं हो पाए। एक सेकंड मैं करके देखता हूँ यहाँ एक्सपेरिमेंट होता है ये। आप लोगों को नहीं देता तो ये थोड़ा कुछ ऐसा करें कि अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाए इसमें। एक सेकंड रुकिएगा जरा। टिनिंग 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 टिनिंग, यार नहीं होगा यहाँ पे। चलो दूसरी जगह बताता हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं ना, हाँ ये बॉक्स है एक। अब एंगल ऑफ रिपोज में समझाने के लिए ट्राई करता हूँ आपको। इस एंगल को अपन फाई से डिनोट कर देते हैं। फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा था, ये एंगल ऑफ रिपोज है जो कि फाई है। और ध्यान से समझना बच्चे आपको कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, ठीक है? समझ लोगे तो आगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर लोगे, ठीक है ना? और इसी से अपन प्रैक्टिकली फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन भी करते हैं, जो कि आप लैब में करोगे। अभी मैं सिखाऊंगा तो आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है? तो पहले तो ये समझाता हूँ कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। जैसे मान लो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ ब्लॉक रख दिया, और ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है, ठीक है? और मैं क्या कर रहा हूँ, थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा
इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे अपन थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, जैसे अभी स्लाइड नहीं करा, और यहाँ पे ये ब्लॉक, मान लो ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये ब्लॉक भी रेस्ट में है, ये थीटा का वैल्यू बढ़ गया होगा कुछ, ठीक है, ये थीटा का वैल्यू कुछ बढ़ गया होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ सपोज कुछ 30 डिग्री था तो यहाँ 40 डिग्री, अब और बढ़ा दूं, यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला हो, मीन्स ये वाली सिचुएशन क्या है, यहाँ पे ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला है, मीन्स ये मूव कर ही रहा था और मैंने वहीं पे रोक लिया। ये जो थीटा होता है, यही थीटा को बोला जाता है क्या, ये जो थीटा है ना बेटा, इसी को बोला जाता है फाई, और फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ थीटा मान लेते हैं थीटा 2 है जो ग्रेटर देन थीटा 1 है, यहाँ थीटा का वैल्यू जो है थीटा 1 मान लिया। यहाँ थीटा का बराबर कितना दिया बेटा, थीटा 1, यहाँ थीटा कितना है, थीटा 2। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से, ये इंक्लाइनेशन, जैसे ये पहले तो ऐसे रखा था, फिर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। ये मैंने अपने हाथ को क्या किया, यहाँ पे कौन ही रख लेता हूँ, ये हाथ हॉरिजॉन्टल था, फिर मैंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे एंगल बढ़ाना शुरू किया, थीटा 1 हो गया, ये ब्लॉक रेस्ट में है, यहाँ लाता हूँ, और बढ़ाना शुरू किया, ये थीटा 2 है, ब्लॉक रेस्ट में है। बट अगर मैं यहाँ से और बढ़ाता हूँ तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ब्लॉक नीचे स्लाइड कर देगा, और जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक स्लाइड करेगा उसी इंस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे, वहां पे जो एंगल है वही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, कहानी समझ आई? एक बार खुद से सोचो जरा, ठीक है, एक बार खुद से सोचो, मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कौन सा एंगल है, ठीक है ना। सोच लिया? क्या कुछ समझ में आया? देखो क्या, वापस से समझते, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मेरे पास में, अब मैं वहां नहीं ले जा रहा हूं, यहीं पे समझो। अपने पास क्या है बेटा, ये आ गया अपने पास एक ब्लॉक, और ये आ गया अपने पास इंक्लाइनेशन। मेरी हथेली यहीं पे रहेगी और यहां से मैं इंक्लाइनेशन एंगल बढ़ाता जाऊंगा, इंक्लाइनेशन एंगल बढ़ाऊंगा, इंक्लाइनेशन एंगल बढ़ाऊंगा, और एक टाइम आएगा वो ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने होगा। तो जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करेगा ना, वही एंगल एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। ठीक है, देखना आप ध्यान से, देखो ये मेरे हथेली यही है, ये यहीं पे फिक्स है कोनी। अब मैं क्या करता हूँ, ये ब्लॉक को मैं हाथ को थोड़ा थोड़ा टिल्ट करना शुरू करता हूँ। अभी तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है, और एक टाइम आएगा ये देखो स्लाइड करने लगा, ओए स्लाइड करने लगा। और जिस इंस्टेंट पे स्लाइड करेगा उसी इंस्टेंट पे जो मेरे ये हाथ का इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल होगा उसी को क्या बोल देते हैं अपन, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की कहानी समझ आई? ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज की कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। डेफिनेशन भी इसका लिख लेते हैं। एक सेकेंड, तो ये एंगल ऑफ रिपोज को क्या लिख सकता हूं, ये मिनिमम एंगल है, इंक्लाइनेशन एंगल, मिनिमम इंक्लाइनेशन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जब ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला, ठीक है, तो ये यहां से अभी ये एंगल का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अपन ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कैलकुलेशन किया ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या आया था अपन ने कैलकुलेट किया, तो tan थीटा बराबर म्यू आया। थीटा क्या था वहां पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और tan थीटा बराबर क्या आ गया, म्यू। उसी टाइप से मैंने एंगल ऑफ रिपोज का कैलकुलेशन भी करना है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मिनिमम इंक्लाइनेशन एंगल, मिनिमम, पूरा ही मिट जा, पूरा ही मिट जा, मिनिमम इंक्लाइनेशन, मिनिमम इंक्लाइनेशन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर किया अपन ने बेटा, है ना। ठीक है, ये थीटा 1 पे स्लाइड नहीं करा, थीटा 2 पे से स्लाइड नहीं किया, थीटा पे स्लाइड कर दिया। मिनिमम इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, मिनिमम इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ऑफ इंक्लाइन प्लेन
हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मिनिमम इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल फॉर जस्ट स्लाइडिंग ऑफ जस्ट स्लाइडिंग ऑफ ब्लॉक, ठीक है। मीन्स ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करें उसके लिए ये जो मिनिमम इंक्लाइनेशन एंगल है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। तो अब ये जो एंगल ऑफ रिपोज है इससे आप प्रैक्टिकली क्या करोगे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन कर सकते हो। कैसे करना है अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले एक काम करो, आप यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर अपन यहाँ तक की कैलकुलेशन समझते हैं जरा। यहाँ तक की मैं कैलकुलेशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो देखो क्या है, आगे बढ़े। तो यहां तक की कहानी लिख ली आपने। देखो अभी हो क्या रहा होगा, कहानी समझते जाते क्या है। कैलकुलेशन करते हैं कि ये एंगल आता कितना है, ये एंगल ऑफ रिपोज, और क्या इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या किया अपन ने, ये जो थीटा का वैल्यू फाई के बराबर हो गया, तो जस्ट ये नीचे स्लाइड करने वाला होगा। ये ब्लॉक मैंने एम मास का बना लिया। अब इस एम मास का जो ब्लॉक है ना, ये एम मास के ब्लॉक का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ये एम मास के ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो इस पे एम जी तो नीचे लग रहा होगा। एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। एम जी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एम जी कोस थीटा, ठीक है। ये आ गया अपने पास क्या, एम जी, और एक नॉर्मल ऊपर आएगा बेटा, क्लियर है। और इधर फ्रिक्शन आएगा नीचे, यहाँ पे जो है इधर एक फ्रिक्शन आएगा, ठीक। अब ये जो फ्रिक्शन है, अभी ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, जस्ट स्लाइड करेगा ना, यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक एंड मैक्सिमम, ठीक है। जस्ट स्लाइड करने के पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम। तो इस पहले तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम जी कोस थीटा, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का, क्योंकि ये ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में कोई नहीं जा रहा होगा, मींस ये नॉर्मल एम जी कोस थीटा के बराबर होगा। एम जी साइन थीटा, एम जी कोस थीटा बहुत बार आगे, तो अपने ये होता है म्यू एस इनटू नॉर्मल। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चे, वो आ गया कितना, म्यू एस, नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया, एम जी कोस थीटा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो आ गया। अब ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, जस्ट स्लाइड करने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट स्लाइड, ठीक है। इसका मतलब ये जो एम जी साइन थीटा है ना, नीचे वाला फोर्स, वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एम जी साइन थीटा किसके बराबर हो गया, एम जी साइन थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा। कौन कौन मारा गया, ये एम जी से एम जी गायब हो गया, तो यहाँ से साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, टेन थीटा। और देखो बेटा ये तो वही आ गया क्या पिछले वाले में, ठीक है, ये आ गया था। अगर म्यू और म्यू एस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो अपन क्या मान लेंगे, टेन थीटा बराबर म्यू, सॉरी, अच्छा यहाँ फाई लिख लेना सब जगह, यहाँ क्या लिख लेना है अब, फाई। फाई क्यों बच्चे, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे हैं ना अपन, ये फाई हो गया ना थीटा का वैल्यू। तो यहाँ भी लिखा फाई, यहाँ भी लिख लिया फाई, जस्ट स्लाइड, वैसे तो ये फाई 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 एंड फाई, ठीक है। तो फाई को बोला जाता है क्या, ऐसे ही फाई का वैल्यू भी निकाला जा सकता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। मींस यहाँ से जो है ये मेथड से अपन क्या करेंगे बच्चों, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू पता करते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है, यहाँ से फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू प्रैक्टिकली पता किया जाता है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर, हो सकता है इसका आपका लैब में प्रैक्टिकल भी हो, यूज फॉर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ म्यू प्रैक्टिकली। म्यू बोले तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, अब वो कौन सा आएगा, म्यू एस, पर अपन क्या मान लेते हैं, म्यू एस और म्यू के दोनों ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है। देखो बताता हूँ कैसे लैब में आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो।
आपको है ना इस टाइप का इंक्लाइनेशन मिलता है, जिसे मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ कैमरे में। ये एक इंक्लाइनेशन है, इस टाइप का इंक्लाइनेशन, जैसे इसको बड़ा बड़ा के ये हॉरिजॉन्टल, इसका इंक्लाइनेशन कम भी है, बट कम वाला इंक्लाइनेशन आपको नहीं दिख रहा है, इतना सारा इंक्लाइनेशन तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इतना। तो आप क्या करोगे, इसका इंक्लाइनेशन धीरे 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 बढ़ाओगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्लाइड करने लगेगा। तो अब मेरे पास वो तो है नहीं ये वाला पूरा, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना छोटा वाला इंक्लाइन लेके आते हैं, अपना पर्सनल मेरा खुद का इंक्लाइन, मेरा हाथ मैंने यहाँ ब्लॉक को रख दिया, ब्लॉक रख दिया। अभी इंक्लाइनेशन एंगल 0 है हॉरिजॉन्टल से, थोड़ा बड़ा है, मान लो मैंने 10 डिग्री कर दिया, 10 डिग्री कर दिया, कुछ नहीं हुआ, 20 कर दिया, कुछ नहीं हुआ, 25 कर दिया, कुछ नहीं हुआ, 23, 24, 30 डिग्री कर दिया, कुछ नहीं। बट जैसे ही मैंने ये एंगल, इंक्लाइनेशन एंगल ये स्लाइड करने लग गया, अब मैं क्या करता हूँ, हाथ को यहीं रोक लिया, ये वाला हॉरिजॉन्टल से एंगल मेजर कर लिया। सपोज ये एंगल आ गया 37 डिग्री, कितना, 37 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, म्यू इक्वल टू 37। अब मैंने ये एंगल तो कैसे पता किया बच्चा, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर। मैंने क्या किया, यहाँ ऑब्जेक्ट रख लिया, धीरे 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 ऐसे किया, 37 डिग्री जैसे एंगल वो ब्लॉक स्लाइड करने लग गया, तो 37 में मुझे रख जाना है, और 37 पे जैसे ही मैं रुक गया तो 37 से ज्यादा करने पे क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा। मींस म्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, tan 37, और tan 37 का वैल्यू आप सबको पता है 3/4, 3/4 बोले तो 0.75। दैट मींस वहां स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होगा, 0.75, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट उससे कम होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन यहां से क्या कर सकते हैं बच्चे, प्रैक्टिकली फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू पता लगा सकते हैं ये वाले मेथड से, ठीक है। नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। चलो आगे क्या होगा, देखो, अगर मान लो मैं जैसे गिवन सरफेस, एक ब्लॉक, नोट लगा के समझाता हूं आपको क्या। चलो एक काम करें क्या, पहले क्वेश्चन करें, नोट लगा के समझते हैं। नोट क्या है, नोट ध्यान समझना। फॉर गिवन ब्लॉक एंड गिवन इंक्लाइन, इसमें क्या होगा बेटा, मींस आपको ये इंक्लाइन फिक्स कर दिया और ये सरफेस फिक्स कर दिया, ये ब्लॉक फिक्स है और इंक्लाइन फिक्स है, बट ये थीटा वेरिएबल है। थीटा क्या है, वेरिएबल। थीटा को अगर मैं बढ़ा देता हूं, थीटा को क्या कर दूं, इंक्रीज कर सकता हूं, डिक्रीज कर सकता हूं, एंड साथ में फाई जो है वो क्या, अपना एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना बेटा, क्या सुनना है, देखो आप, अगर मान लो क्या मान लें सर, अगर ये जो थीटा है ये ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज है, थीटा क्या है बच्चे, एंगल ऑफ रिपोज, देन ब्लॉक मूव करेगा। ब्लॉक क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। ब्लॉक क्या करेगा बच्चे, मूव करेगा, और अगर ब्लॉक मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा Fk x, अगर Fk लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन होता है क्या, g sin थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। टेंशन ना लेने का, मैं बता दूंगा अभी आगे कैसे आता है, ठीक है। अभी आप याद रखो कितना आता है एक्सेलरेशन, g sin थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा। कब, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, F बरोबर Fk, और Fk कितना हो जाता है अपना काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू mg cos थीटा, म्यू इनटू नॉर्मल लगेगा ना, चाहो तो म्यू के लिख लो, एंड एक्सेलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अभी आप लिख लो, ठीक है। अभी कुछ बच्चों को ये चीज समझ नहीं आएगी, सर ये काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से आ गया और ये एक्सेलरेशन कहां, मुझे पता है, और लिख लो क्या, फॉर गिवन सरफेस एंड गिवन इंक्लाइन, ये सरफेस और इंक्लाइन अगर फिक्स है बेटा, तो यहाँ म्यू तो कांस्टेंट हो गया होगा, म्यू तो क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस वगैरह गिवन है। थीटा वेरिएबल हो गया, फाई क्या एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, फाई क्या एंगल ऑफ रिपोज। अब जैसे मैं इस थीटा को ग्रेटर देन फाई करूंगा,
मींस 5 वो एंगल था जब जस्ट स्लाइड करने वाला था, उससे ज्यादा इंक्लाइनेशन है तो नीचे स्लाइड कर ही जाएगा, और नीचे स्लाइड करेगा तो आप अपने दिमाग में ये बात बना लो, अगर स्लाइड करेगा नीचे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो कुछ न कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो आएगा जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये एक्सेलरेशन कैसे आया ये भी आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी यहीं तक याद रखो। दूसरा, अगर थीटा लेस देन 5 तो ब्लॉक जो है एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में रहने वाला है, और ब्लॉक अगर रेस्ट में रहेगा तो यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा mg sin थीटा के बराबर, वो म्यू mg cos थीटा नहीं लगेगा, वो कितना लगेगा mg sin थीटा। अब mg sin थीटा के बराबर क्यों लगेगा वो भी अभी आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, मैं उसका एक वीडियो बना ही देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो ज़्यादा। देखो इधर तो बेटा mg sin थीटा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग रहा है, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। अब ये फ्रिक्शन हो सकता है काइनेटिक हो सकता है स्टैटिक हो। अगर ये फ्रिक्शन नॉर्मल का वैल्यू कितना आता है mg cos थीटा, आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है म्यू के इनटू नॉर्मल, तो म्यू के तो ये लिख लिया अपन ने, नॉर्मल का वैल्यू कितना आ गया mg cos थीटा, तो नॉर्मल mg cos थीटा लिख दिया, ठीक है। अगर चल रहा होगा मूव करेगा तो ये आ गया, अब मूव करेगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन यहाँ रखो जरा, तो mg sin थीटा का फोर्स तो इधर लग रहा है, और mg sin थीटा तो नीचे लग रहा है, और म्यू mg cos थीटा ऊपर लग रहा है, म्यू mg cos थीटा ऊपर लग रहा है, म्यू रहने देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है। mg sin थीटा नीचे और म्यू mg cos थीटा ऊपर, म्यू mg cos थीटा कैसा है म्यू इनटू नॉर्मल होता है, नॉर्मल का वैल्यू ये रहा, तो mg sin थीटा नीचे f बराबर m लगा लिया आपने, f कितना आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू m है, m से m गायब हो गया, तो क्या आ गया देखो g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो तब था जब ब्लॉक चल रहा था, अगर ब्लॉक रेस्ट में है, ब्लैक रेस्ट में कब होगा जब थोड़ा सा एंगल होगा, जैसे ये ब्लॉक है, सुनना ध्यान से, ये यहाँ से ये जब तक रेस्ट में जो शुरुआत, जैसे ये मान लो इस एंगल पे चलना शुरू किया, ऑब्वियसली इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलेगा, इस पे भी चलना शुरू किया है तो इस पे भी चलेगा, ज्यादा एंगल पे तो चलेगा, बट कम पे नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पे चलना शुरू किया, ये कम पे कहाँ चला है, नहीं चल रहा ना, ठीक है, तो कम पे नहीं चलेगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब ये समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर क्यों आएगा। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इधर कितना फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, तो उधर भी mg sin थीटा फोर्स लगाना है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन 0 मेंटेन करना है, एक्सेलरेशन 0 मींस ब्लॉक रेस्ट में है। क्लियर कहानी, ठीक है, कहानी क्लियर है, ऐसे न्यूमेरिकल्स बनते हो। चलो अगला एक और पॉइंट, नेक्स्ट, अगर मान लो फॉर गिवन एंगल एंड म्यू वेरिएबल कैसे होगा बेटा, मैं ये जो ब्लॉक्स है ना, ये मान लो ये थीटा जो है ना ये तो फिक्स आ गया, बट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक बार ब्लॉक लेके आता हूँ वुडन का, एक बार लेके आता हूँ आयरन का, एक बार लेके आता हूँ कॉपर का, एक बार लेके आता हूँ ग्लास का, एक बार अलग मटेरियल का। तो आपको पता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मटेरियल पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, मटेरियल पे, ठीक है। तो म्यू वेरिएबल हो गया बट थीटा फिक्स है, ये गिवन एंगल का मतलब थीटा कांस्टेंट है, ठीक है ना। फॉर गिवन इंक्लाइनेशन मींस इंक्लाइनेशन एंगल फिक्स है, इसका मतलब क्या है, थीटा फिक्स बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसका मतलब थीटा जो है गिवन इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है बेटा, थीटा अगर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, अगर थीटा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ये थीटा कांस्टेंट है, आपको पता है एंगल ऑफ रिपोज क्या आएगा, अब ये वेरिएबल है, म्यू वेरिएबल है ना, तो एंगल ऑफ रिपोज भी वेरिएबल होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज फाई क्या होता है, tan म्यू, ठीक है। अगेन यहां से देख लोगे बेटा, थीटा ग्रेटर देन म्यू, अगर ये जो थीटा कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ये म्यू से ज्यादा आ रही, थीटा ग्रेटर देन फाई हो गया, फाई का वैल्यू कहां से लाओगे, म्यू से। अगर ये थीटा ग्रेटर देन फाई हो गया तो ब्लॉक मूव करेगा, और ब्लॉक मूव करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। थीटा लेस देन फाई हो गया, अब थीटा तो कांस्टेंट है, फाई वेरी कर रहा है। पिछले वाले में क्या था बेटा, फाई कांस्टेंट था, पिछले वाले में क्या था,
फाइव जो है फाइव कांस्टेंट था, म्यू कांस्टेंट है तो फाइव भी कांस्टेंट होगा, म्यू कांस्टेंट होने पे फाइव कांस्टेंट होगा, बट थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से अगर थीटा लेस देन फाइव है तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा ये और ये, क्लियर है। तो कहानी लिखो जरा, ये जो मैंने नोट लिखा है ना, इस पे अगर अपन एक बार न्यूमेरिकल करेंगे अगले लेक्चर में तो और ज्यादा चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे मैंने इंक्लाइन वाला एक क्वेश्चन बनाया था ना आपके लिए, इंक्लाइन बना दिया, तो फिर मैंने सोचा एक बार मिटा देते हैं इसको, एक बार पढ़ लेते हैं अपन अच्छे से, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसके कल अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा, न्यूमेरिकल से और चीजें क्लियर होगी बच्चों, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।